जब भी कोई हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इनिशियल लेवल पर हम एक चेकलिस्ट फाइल करते हैं ईडीआई में। वहां पे हम अपने गुड्स के एक्सपोर्ट के हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे ये गुड्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चेकलिस्ट फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम अपने इम्पोर्टर्स की डिटेल्स, ठीक है, अपने अपनी डिटेल्स, एडी कोड, इसके अलावा आपकी जो वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू एंड नेट वेट, ग्रोस वेट, ये सारी डिटेल्स आइटम डिस्क्रिप्शन के साथ, एचएस कोड के साथ हम ईडीआई में फीड करते हैं। तो ये वहाँ पे सिस्टम में डिटेल अपलोड हो जाती है। तो यहाँ पे हम प्री इनिशियली एक्सपोर्ट करने से पहले ही हम गवर्नमेंट को ये डिटेल्स दे देते हैं। तो सिस्टम में एक एंट्री बन जाती है कि ये गुड्स इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक्सपोर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्टर अपनी डिटेल्स देता है बैंक को, और बैंक क्या करती है, एक्सपोर्टर अपनी डिटेल देता है, ईडीआई सिस्टम में फीड करके कस्टम को देता है, और कस्टम क्या करता है, इस डिटेल को बैंक में सबमिट करता है, प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ईडीपीएमएस, उसमें फीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सॉफ्टवेयर का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया है आरबीआई ने 2014 में सभी बैंकों के लिए, सो दैट की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है उनको इस सर्वर पर, इस ईडीपीएमएस सिस्टम पर अपलोड किए जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एंट्रियाज उसमें चली जाती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, चेकलिस्ट फाइल करते हैं, तो एंट्री वहाँ पे पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, मेन चीज आती है, एंट्रिया तो वहाँ पे जाके ओपन में खड़ी रहती है, क्लोज नहीं होती है जब तक कि उसकी पेमेंट ना आए और उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो। ठीक है, मेन पेमेंट का रहता है, तो जब तक पेमेंट नहीं आती है एंट्रीज वहाँ पे ओपन रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एंट्रीज हमने गुड्स एज एक्सपोर्ट, हमने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, शिपमेंट हमारी निकल गई और हमने ईडीआई भी डाटा सबमिट कर दिया। ईडीआई के थ्रू ये डाटा ईडीपीएमएस में पहुंच गया, वहाँ पे एंट्री खड़ी हो गई। अब क्या होगा, शिपमेंट्स हम इसके बाद जो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, जो बैंक में पेमेंट के लिए सबमिट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट से ये एंट्री वेरीफाई होगी। ठीक है, और जब वेरीफाई हो जाएगी तो एज पर पेमेंट टर्म्स इसकी पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक रूल है कि विद इन 180 डेज, ठीक है, द लिमिट फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट नॉट मोर देन 6 मंथ। ठीक है, तो ये रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, जिसे हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम समझ रहे थे कि ये वर्किंग प्रोसीजर होता क्या है। ठीक है, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं, हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम किसी को गुड्स देते हैं तो हमें उसकी पेमेंट आती है। तो गुड्स हम किसको देंगे, इंपोर्टर को देंगे। ठीक है, और इंपोर्टर हमें क्या करेगा, पेमेंट देगा। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसीजर हो गया। लेकिन बैंक का इन्वॉल्व क्या होता है, जो हमारा अथोराइज डीलर बैंक होता है, इसको अथोराइज डीलर क्यों कहते हैं, क्योंकि अथोराइज है ये आरबीआई के द्वारा कि ये इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल पेमेंट को मैनेज कर सके, इसलिए ये इसको अथोराइज डीलर कहते हैं। तो हमारा अथोराइज डीलर हमारी बैंक है, जैसे हमारी बैंक एचडीएफसी है। ठीक है, तो एचडीएफसी के थ्रू हम हमारी पेमेंट प्रोसेस कराएंगे। तो हम एक्सपोर्टर, यहाँ हम एक्सपोर्टर हैं, तो हमें क्या करना है, हम तो डायरेक्टली गुड्स इंपोर्टर को दे रहे हैं थ्रू शिपिंग लाइन या एयरलाइन, बट बैंक को क्या देंगे हम, उसके अगेंस्ट देंगे डीओसी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देंगे बैंक को, जो हमारे अथोराइज डीलर बैंक है। ठीक है, अथोराइज डीलर बैंक क्या करेगी, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम में एंट्री करके एंट्री को वेरीफाई करेगी। ठीक है, और किसको नोटिफाई करेगी, आरबीआई को, कि भाई ये जो एंट्री खड़ी थी जब इसने गुड्स निकाले थे, वो इन डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड हो गई है, चेक्ड हो गई है, ओके है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंट्री है वो ओपन में शो होगी, क्योंकि अभी इसकी पेमेंट आई नहीं है। तो ये एंट्री ओपन रहेगी जब तक कि इसकी पेमेंट ना आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, हमने यहाँ से जो डिटेल दी थी वो
यहाँ पे इनका जो शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में एंट्री है वो, ठीक है, और जब पेमेंट आएगी तो वो एंट्री क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे 180 डेज हो गए और अभी तक पेमेंट नहीं आई है, तो तुरंत हमें आरबीआई एडी अथोराइज्ड डीलर बैंक को नोटिफाई करेगा और ये बैंक हमें नोटिफाई करेगा कि भाई आपके पेमेंट क्यों नहीं आई। ठीक है, इससे पहले क्या है, वैसे तो बैंक अथोराइज्ड डीलर ही हमें डायरेक्टली नोटिफाई कर देती है और कभी कभी आरबीआई से भी नोटिफिकेशन हमें आ जाता है। अब हमें देखने की चीज ये है कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अथोराइज बैंक को दिए, ठीक है, और अथोराइज बैंक ने ये डॉक्यूमेंट कहाँ भेजे, इंपोर्टर की बैंक में। तो इंपोर्टर की बैंक ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट किसको दे दिया, इंपोर्टर को। क्यों दे दिया, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट को जब वो शिपिंग लाइन और एयरलाइन को दिखाएगा तभी उसको कार्गो मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने से पहले इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर की बैंक को जितना भी कमर्शियल इनवॉइस की वैल्यू है वो पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपोर्टर की बैंक के बाद जब पेमेंट आ जाएगी इंपोर्टर से तो वो करेगा एक्सपोर्टर की बैंक को ट्रांसफर, और एक्सपोर्टर की बैंक ट्रांसफर करेगी हमारे अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्टर के। ठीक है, तो ये पेमेंट प्रोसीजर ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही पेमेंट आई, एडी कोड अथोराइज्ड डीलर बैंक क्या करेगी, डीजीएफटी के सर्वर पर और ईडीपीएमएस के सर्वर पर उस शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में एंट्री है उसको क्लोज करेगी। ठीक है, और आरबीआई को बता देगी कि ये पेमेंट आ चुकी है, तो वहां पे एंट्री वो खत्म हो जाएगी। अब साथ में एक चीज और करेगी, ये जो पेमेंट शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में आई है डीजीएफटी के सर्वर पर अपलोड करेगी। वहां से क्या होगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसे कहते हैं बीआरसी। ठीक है, तो बीआरसी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं हम ऑनलाइन शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में आईसी नंबर डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या यूज होगा, शिपिंग बीआरसी का यूज होगा कि आप प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट बता सकते हो कि हमने इतनी फॉरेन करेंसी हमारे गुड्स के अगेंस्ट आ चुकी है। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो, आपने कोई ड्यूटी फ्री करवाई हो और उसके ड्यूटी फ्री के अगेंस्ट कोई एक्सपोर्ट करना हो, तो आपको ये प्रूफ ऑफ पेमेंट सबमिट करना होगा डीजीएफटी को, सो दैट कि वो डीजीएफटी उसको चेक वेरीफाई करके आपको एक रिडम्पशन लेटर दे दे कि हाँ आपने जो पेमेंट थी वो आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे हमने समझा। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had launched a comprehensive IT-based system called EDPMS for better monitoring export of the goods and software, facilitating AD bankers to report various returns through a single platform. एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जितने भी एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विस एंड सॉफ्टवेयर का, उनको मॉनिटर्स किया जाए और उनको चेक इन वेरीफाई किया जाए, और उनकी जो एंट्रीज है जब तक पेमेंट ना आए तब तक ओपन में रहे, इसलिए सिस्टम बनाया गया है। लिमिट द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट, तो इम्पोर्ट इसमें जो पेमेंट का जो टाइम है वो क्या है, लेस देन 6 मंथ में आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। जैसे आज शिपमेंट हमने की तो एक 6 मंथ का आपको टाइम है, उसके अंदर आपकी पेमेंट आ ही जानी चाहिए, एल्स आपको आरबीआई और अथॉराइज्ड बैंक आपको नोटिफाई करेगी। सो इस सेशन में हमने समझा कि ईडीपीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस सेशन से आपको क्या समझ में आया, और आप इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस सेशन में हमने समझा ईडीपीएमएस के बारे में। ईडीपीएमएस का सिंपल प्रोसीजर यही होता है कि एक सिस्टम बनाया गया है आरबीआई के द्वारा 2014 में, जिसमें जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पे उसकी ट्रांजेक्शन का डेटा अपलोड होता है, जिसमें जब शिपमेंट निकलती है तो वो एंट्री वहाँ पे कस्टम के थ्रू डेटा आता है, उससे वो एंट्री वहाँ पे शो होती है और ओपन तब तक रहती है जब तक कि उसकी पेमेंट ना आ जाए, और उसके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आते हैं तब वो एंट्री वेरीफाइड होती है। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही।
Thank you for watching the session. Have a nice day.